सो प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन, इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या एक्टिविटी है, क्या क्या एनालिसिस है जो हम करेंगे, और व्हाई शुड वी स्टैंडर्डाइज ए प्रोसेस। ये पहला जो सवाल है कि स्टैंडर्डाइजेशन करने से क्या होता है। हम में से ज्यादातर कंपनीज जो अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इधर, वो सब ISO 9000 कर चुके हैं। यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या है इसको समझाने का ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि इन कंपनी स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, इसमें काफी सारे डाउट अभी भी है। क्योंकि ISO 9000 का जो स्टैंडर्ड है वो लिखा गया है फ्रॉम द एंगल ऑफ द कस्टमर्स, और हम लोग जब इन कंपनी स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं उसमें हम लोग ज्यादातर देखने का कोशिश करते हैं कि एक एक्टिविटी, जो प्रोसेस के अंदर जो एक्टिविटीज होते हैं, वो एक्टिविटी में जितना हम स्टैंडर्डाइज करेंगे उतना ही उसका रिपीटेबिलिटी बढ़ता है, और उतना ही उसका प्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब रिपीटेड परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमें मिलता है। तो उसीलिए ये जो टॉपिक अभी अभी ओंकार ने कवर किया, वर्क स्टडी, टाइम स्टडी के ऊपर, उससे हमें डेफिनेटली एक पॉइंट का अंदाज हो गया कि हम अभी कैसे काम कर रहे हैं। उसके अंदर जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है या तो वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, उसमें टाइम कितना लग रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में जब हम लोग प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन के बाद हम लोग जब एनालिसिस करेंगे तो ये डेटा हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझें कि ये टाइम स्टडी को हम लोग कैसे करते हैं इन लाइन विद द इंटरनेशनल जो रूल्स हैं, जो मेथड्स हैं, उसको फॉलो करते हुए हम लोग कैसे करेंगे। तो लेट अस अंडरस्टैंड नाउ कि स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत क्या होता है। तो ये एक बेसलाइन होता है कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए। कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट क्या है? कोई भी प्रोसेस में अपॉर्चुनिटीज रहता है इंप्रूवमेंट के लिए। आप वेब सोल्डरिंग कर रहे हो, या कोई फैब्रिकेशन कर रहे हो, या कोई मशीनिंग एक्टिविटी कर रहे हो, मतलब आप कुछ भी कर लो, उसमें कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट का हमेशा अपॉर्चुनिटीज रहता है। लेकिन क्या होता है, हमें दिखता नहीं है। दिखेगा कैसे? अगर जब तक हम उसको कैसे करना है इसका एक मेथोडोलॉजी को फ्रीज नहीं करते हैं, तो हमें वो नहीं देखेगा जो जिसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मतलब मानिए कि एक आदमी वही एक्टिविटी को 10 स्टेप में कर रहा है, दूसरा आदमी वही एक्टिविटी को 12 स्टेप में कर रहा है। एक आदमी वही एक्टिविटी को मानिए 12 मिनट में कर रहा है, तो दूसरा आदमी वही एक्टिविटी को 10 मिनट में कर रहा है। तो उसका मतलब यह है कि इसमें स्टैंडर्डाइजेशन की कमी है, उसीलिए फ्लक्चुएशंस बार बार नजर में आता है। तो जब हम लोग स्टैंडर्डाइज करेंगे तब हम उसको एक फॉर्मल जो शेप है एक्टिविटी को करने के लिए, उसको हम डॉक्यूमेंट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। सो मेक द डॉक्यूमेंटेशन, सो दैट मीन्स रिकॉर्ड व्हाट यू आर डूइंग एंड देन फॉलो दैट रिकॉर्ड और फॉलो दैट डॉक्यूमेंट। सो डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है और डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना भी जरूरत है, और दोनों ही अगर हम लोग जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से करते हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग टू। तो इसीलिए कहते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन क्रिएट्स ए बेसलाइन फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। देन एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड प्रोसेस एंड प्रोसीजर इज की टू कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं कि कंसिस्टेंसी आता है रिपीटेडली सेम काम, सेम मेथोडोलॉजी से, सेम वे में, तरीका से, सेम जिग्स फिक्सचर मेंटेन करके अगर आप करते हो तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस डेफिनेटली आएगा। और कैसे हम लोग को पता चलेगा कि ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है या नहीं? वो टाइम रिकॉर्ड से हमें पता चलेगा कि ये कंसिस्टेंट है क्या। जैसे कि हम लोग बाद में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के टाइम में देखेंगे कि चांस कॉज, अनदर इज असाइनेबल कॉज। चांस कॉज के लिए प्रोसेस के अंदर जो इनहेरेंट वेरिएशन है वो होता है। असाइनेबल कॉज अचानक एक फैक्टर आ गया, उसके लिए जो वेरिएशन होता है वो चांस कॉज का वेरिएशन से काफी ज्यादा होता है और अचानक वो भी आ जाता है। तो
चांस कॉज वेरिएशन जो है उसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, वो हमेशा रहता है। तो असाइनेबल कॉज को काफी हद से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं जब हम लोग एक परमानेंट एक मेथोडोलॉजी को हम लोग एक शेप देते हैं डॉक्यूमेंट बना के। सो स्टैंडर्डाइजेशन, दैट इज व्हाई इट गिव्स यू process, gives the process stability, and only when the process is stable can you begin the creative progression of continuous improvement, जिसके बारे में मैंने बात किया when discussing point number 1 कि प्रोग्रेशन ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, एक के बाद एक number of kaizens one after another, we will be able to do it only when we have given the process stability through standardization. Standardization is an ongoing activity ensuring that problems are identified, effective solutions are devised, and processes are streamlined using best possible method agreed by all stakeholders. That is why कभी भी स्टैंडर्डाइजेशन को हम लोग प्रोसेस से के साथ जिन लोग जुड़े हुए हैं उनसे अलग करके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको डायरेक्ट फील होता है कि ये प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो उनके साथ डिस्कशन करके हम लोग वो प्रोसेस के साथ जो जुड़े हुए प्रॉब्लम्स है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो और आइडेंटिफाई करने के बाद एनालिसिस करके उसका जो सोल्यूशन आता है वो भी उसका प्रैक्टिकबिलिटी हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं जो यूजर्स है उनके साथ बैठ के। दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑपरेटर्स एंड द सुपरवाइजर्स। स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप अमंग वेरियस फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम लोग एक बार स्टैंडर्ड को लिख के हम लोग सोचते हैं कि ये हो गया, नहीं होता है। क्योंकि कोई भी स्टैंडर्ड बनाने के बाद आप देखोगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, वो इश्यूज वो उभर के आता है। जो डायरेक्ट काम कर रहे हैं उनको वो महसूस होता है, लेकिन क्या होता है उसके साथ जो टेम्पोररी काउंटर मेजर है वो भी उनका आदत में आ जाता है, एंड दैट इज व्हाई वी स्टार्ट लिविंग विद द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो स्टैंडर्डाइजेशन की बड़ा रूल है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको सप्रेस करने का जरूरत नहीं है, उसको सामने लाना है और उसके पीछे का जो रीजन है, जो कॉज है, मैन मशीन मटेरियल मेथड के साथ जुड़े हुए, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन देंगे। बाद में हम लोग 7QC टूल्स जब सीखेंगे, वाई एनालिसिस ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, और स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल वगैरह, तो इसके बारे में और काफी डिस्कशन हो जाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन क्रिएट्स ए फाउंडेशन फॉर लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने पहले बोला था कि इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, एक आदमी जो इंजीनियर है, जो बाहर से मतलब प्रोसेस के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है लेकिन एडवाइजरी कैपेसिटी में इन्वॉल्व है, वो अगर कुछ इंप्रूवमेंट करे, until and unless that is accepted by the concerned persons who are engaged, involved with the process, वो कभी भी इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। और उसके लिए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत दूर की बात हो जाता है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी डायरेक्ट फंक्शनरी है उनका एक योगदान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन वो बेसिस फॉर्म करता है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के। Unless the processes are standardized, the variations become random and chaotic. It is difficult to measure improvement in a chaotic process. Chaotic मतलब है कि अभी जो प्रोसेस का आउटपुट मिला, नेक्स्ट टाइम वो आउटपुट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये स्पेकुलेशन हो जाता है। That we don't want. All right. Let me now come to the next point. कि why should we standardize a process? इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी प्रोसेस का हम लोग देखेंगे कि इसका एक इनपुट होता है, आउटपुट होता है, और बीच में जो प्रोसेस है इसमें वर्क या तो टास्क किया जाता है। तो इनपुट में क्या क्या आएगा, मैन मशीन मटेरियल मेथड, ये सारे आएगा इनपुट के अंदर। और जब हम लोग जस्ट अ मिनट, आई थिंक यस, जब हम लोग ये ब्लैक बॉक्स के अंदर देखते हैं तब हम लोग को पता चलता है कि
क्या क्या अनफोर्सिन फैक्टर इसके अंदर आ रहा है। जैसे 4-5 चीजें। एक है हम लोग सेटअप कैसे करते हैं, दैट इज वन थिंग जो काफी वेरिएशन लेके आता है, जिसका एनालिसिस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और उसके साथ इन्वॉल्व जो लॉसेस हैं वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सेकेंड पॉइंट आता है जो इनपुट आता है, इनपुट के साथ भी बहुत सारे वेरिएशन आता है, उसको ऑपरेटर को समझ में आता है। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया तो सुपरवाइजर को समझ में आने लगता है। जो थर्ड पॉइंट है वो है कि जिसके दौरान हम लोग जिस साधन से हम लोग काम कर रहे हैं, वो साधन के साथ जुड़े हुए जितना सारे इश्यूज है, जैसे मेजरमेंट इक्विपमेंट, जिग्स फिक्सचर के साथ जो इश्यूज हैं वो सब, बीच में जो प्रोसेस में जो प्रॉब्लम्स आता है वो, तो ये सारे प्रॉब्लम्स ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम एंड एक्चुअली ब्रिंग्स लॉट ऑफ वेरिएबिलिटी, और वो वेरिएशन देखता है फाइनली आउटपुट। सो आउटपुट में क्या क्या आएगा, क्वालिटी आएगा। क्वालिटी कैन बी चेक्ड बोथ बाय विजुअली एंड ऑल्सो बाय डायमेंशनली। कॉस्ट और एक चेक है जो इंपॉर्टेंट है फॉर मैनेजमेंट to have a profitability associated with that particular process, and also delivery timeliness. So standardization जब हम लोग बात कर रहे हैं उसके अंदर it ensures that process is the safest process. Next जो आता है वो है कि easiest process, मतलब ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो प्रोसेस रिलेटेड एक्टिविटी के साथ, वो करते वक्त is there any other optimum way for doing that and doing the process and also meeting the same objectives? Next आता है most cost effective है क्या नहीं. That involves actually also the time taken. It also involves the number of non-conformities that you are trying to reduce, and productive है या नहीं, यानी कि इसका जो number of outputs है per unit time, ये productive है क्या, ये accepted प्रोडक्टिविटी नॉर्म्स के अंदर आता है क्या नहीं. द सीक्रेट ऑफ सिंगल पीस फ्लो इज टू रिड्यूस द वेरिएशन इन द वर्किंग साइकिल. जब आप मल्टीपल प्रोडक्ट को एक साथ में लेकर आते हो, उसमें बहुत सारे टाइम एलिमेंट ऐड हो जाता है, जो हम लोग लास्ट टाइम भी देखे थे हमारे एग्जाम्पल में, आज भी देखेंगे वो कैसे बढ़ जाता है. द रिडक्शन इन वर्किंग साइकिल वेरिएशन कैन बी अचीव्ड by standardization of the work. Always perform the operations in the same sequence. I mean, आप देखोगे अचानक एक ऑपरेटर आ गया, और मैंने ये देखा था काफी टाइम कि वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के चक्कर में और उनका टाइम को कम करने के लिए, क्योंकि रात में उनको शिफ्ट के बाद कुछ रेस्ट लेना है, तो वो आरपीएम या तो फीड रेट के साथ वो मतलब खुद कुछ चेंजेस करते हैं, और वो चेंजेस करने के दौरान जो क्वालिटी का आउटपुट है उसके ऊपर डेफिनेटली इंपैक्ट आता है. सो दीज थिंग्स शुड नेवर बी अलाउड एक्चुअली. नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टैंडर्ड वर्क के साथ, वो है हमारा जो नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वर्क और एक्टिविटीज, हाउ दे आर अनडिफरेंशिएटेड, वेस्ट ऑलमोस्ट इनएविटेबली वर्क happens. तो ये प्रॉब्लम कहां पर आता है, जहां पर हम लोग नॉर्मल और एबनॉर्मल एक्टिविटी के बीच में कोई डिफरेंस नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमें पता भी नहीं है कि इसमें एबनॉर्मल एक्टिविटी और नॉर्मल एक्टिविटी क्या है, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किए हैं. तो एबनॉर्मल वही है जो प्रोसेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ नहीं जुड़े हुए हैं. सेकेंड, स्टैंडर्ड वर्क प्रोवाइड्स एन एफिशिएंट फ्रेमवर्क टू डिटरमिन when an abnormality has occurred, so that it can be addressed. This is a very important line. जब तक आपके सामने नॉर्मल एक्टिविटी कैसे करना है इसका कोई रेफरेंस ही नहीं है, तो आप एबनॉर्मल एक्टिविटी हुआ है क्या नहीं ये कैसे समझेंगे. एलिमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड टाइम का स्टैंडर्ड एक्टिविटी के अंदर क्या क्या आता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक, टैक्ट टाइम प्रोसेसिंग. टैक्ट टाइम वो टाइम है जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को डिस्कस किए थे कि कस्टमर को जो डिमांड पुल है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी नंबर, और आपके पास जो अवेलेबल टाइम है, ये दोनों का जो रेशियो है वो बताता है कि कितने सेकंड में या तो कितने मिनट्स में या तो कितने घंटे में आपको एक यूनिट आउटपुट चाहिए टू मीट द कस्टमर डिमांड. तो ये हमेशा जरूरत है टू
अंडरस्टैंड कि आपका स्टैंडर्डाइजेशन सही हुआ है कि नहीं। यानी मैं ये बात बोल रहा हूं कि अगर आपका स्टैंडर्ड आज के दिन में कस्टमर का 100 प्रोडक्ट पर डे करने के लिए बना हुआ है और वो दूसरे दिन दूसरे वीक में मानी कि वो 100 प्रोडक्ट 125 या तो 150 हो जाता है कस्टमर की तरफ से, तो आपका जो स्टैंडर्ड तरीका है काम करने के लिए वो भी चेंज होना चाहिए, जो नहीं होता है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड वर्क इन प्रोसेस। तो आपका वर्क इन प्रोसेस में कितना आइटम होना चाहिए। क्यों? विजुअल वर्क मैनेजमेंट में हम लोग उसको देख के, एक सुपरवाइजर वर्क इन प्रोसेस को देख के ही समझ में आएगा कि स्टैंडर्ड वर्क हो रहा है कि उससे ज्यादा टाइम लग रहा है, एबनॉर्मल एक्टिविटी आ रहा है। जस्ट इंक्रीज इन द नंबर इन द वर्क इन प्रोसेस विल टेल यू दैट। स्टैंडर्ड हैंड ऑफ। हैंड ऑफ का मतलब जब डिजाइन डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट काम को हैंड ओवर करते हैं आफ्टर सक्सेसफुली डिजाइनिंग। एक्चुअली बिफोर ए स्टैंडर्ड हैंड्स ऑफ होने के पहले काफी सारे स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटी होता है, उसका वेरिफिकेशन होता है। पायलट रन जब होता है उस टाइम भी डिजाइनर्स और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पर्सन नॉर्मली हैज टू स्टे बैक and hand over the production department after ensuring that the quality and the productivity related objectives have been met. Let us understand what are the other points involved. Each person understands his or her task. इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। हम अगर ऑपरेटर हैं, मुझे ये काम कैसे करना है, एंड for many processes pre-qualification of the operators is very important. Ensuring कि उनका skill है क्या नहीं ये काम में, ensuring that is also very important. In that case, you know what Omkar was talking about, that there is also the operator rating involved. यानी कि अगर एक आदमी का skill level उतना अच्छा नहीं है, and that guy who is conducting the time study understands that, he rates that person actually in line with that. But in lean we say that ascertain जो आदमी को आप काम में डेब्यूट कर रहे हो, make sure that the person has the adequate skills and he is a trained person. All tools and equipment are at arm's length. जो हमने सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में डिस्कस किए थे उसी हिसाब से आपको वर्क प्लेस लेआउट को एर्गोनॉमिक लेआउट करना चाहिए, ताकि आपका हाथ का जो स्टैंडर्ड जो डिस्टेंस है, आर्म का जो स्टैंडर्ड लेंथ है, दैट इज पूरा जो हाथ को आप एक्सटेंड करने के बाद जो स्टैंडर्ड लेंथ है, all these should be in line with your systematic design configuration. Standard work has been practiced to perfection. एक सिंपल एग्जांपल याद आ रहा है मुझे कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था टोयोटा की लोस्कर का जो ट्रेनिंग रूम है उधर जाने का और उधर स्टडी करने का। तो उस टाइम में हम लोग देख रहे थे कि जिन लोग पेंटिंग के बाद कार डोर का बाहर जब चेक करते हैं वो कैसे ट्रेनिंग लेते हैं। तो नॉर्मली उन लोग जब काम करते हैं, आई वाज टोल्ड दैट दे वेयर ए सिंगल ग्लव्स, बट दोज हु आर अंडरगोइंग ए ट्रेनिंग उनको डबल ग्लव्स पहनाया जाता है, एंड विद दैट दे आर सपोज्ड टू फिल द वर्क सैंपल एंड देन आइडेंटिफाई द अंडुलेशन इन द पेंटिंग. So that is how the perfection is attained. There are many such examples actually. That is why most of the organization develop a small training room where the skill is ascertained by repeatedly guiding the person who is getting trained by expert operator and the supervisor. Observation and analysis drives continuous improvement. तो ऑपरेटर का योगदान, सुपरवाइजर का योगदान कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में बहुत जरूरी है। और इसके दौरान हम कौन कौन सी टाइप ऑफ वेस्ट को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। सर्चिंग, जो नजर के बाहर रहता है, फाइंडिंग ए पर्टिकुलर पार्ट, फाइंडिंग योर न्यूमेटिक स्क्रूड्राइवर, ऑल दीज थिंग्स, सिलेक्टिंग व्हिच पर्टिकुलर पार्ट is coming in the sequence, transporting after manufacturing, where it is going after this assembly stage, where it is going to transport it there, or if I require any parts, bringing it from the the pause area or point of use storage area, then waiting, and several other wastes actually.
we are able to identify these wastes and then eliminate it successfully. I would now take you through the traditional process standardization, और इसमें हम लोग अभी बात करेंगे कि हम लोग ट्रेडिशनल प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन में क्या-क्या स्टेप्स हैं। ट्रेडिशनल जो प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन होता है वो यूनिट कॉस्ट के ऊपर फोकस किया जाता है। कैसे यूनिट कॉस्ट के ऊपर फोकस किया जाता है? दैट मीन्स आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग इज ओवर, we count the number of product and then try to understand that if we have manufactured 100 product, तो 100 product के लिए कॉस्ट इतना गया, तो अपना जो पर यूनिट उसको डिवाइड करके हम पर यूनिट कॉस्ट को निकालते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ये पर यूनिट कॉस्ट को हम लोग कैसे लोएस्ट कॉस्ट में ला सकते, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल ऑपरेटर, इंडिविजुअल मशीन का एफिशिएंसी के ऊपर नजर डालते हैं। और वो कैसे? उधर अगर हम लोग को, जैसे मानिए कि हम टाइम स्टडी करते हैं, टाइम स्टडी करने के बाद हमें पता चला कि इसका जो ऑपरेटर है इसका रेटिंग सही नहीं है, तो हम लोग नजर देते हैं कि वो ऑपरेटर को जो एफिशिएंसी है, ऑपरेटर को जो स्किल लेवल है उसको कैसे बढ़ाएंगे ताकि इंडिविजुअल वर्क स्टेशन का इंप्रूवमेंट हो। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड आवर्स एंड कॉस्टिंग का। तो इससे डायरेक्टली हमें पता चल जाता है कि हमारा पर आवर कॉस्टिंग कैसे आ रहा है, या तो पर शिफ्ट कॉस्टिंग कैसे आ रहा है, और उसके साथ आवर और कॉस्ट का एक रिलेशनशिप हम लोग डेवलप करते हैं। एंड दैट रिलेशनशिप in terms of cost and hour is used extensively by accounts department for coming out with any further costing consideration. और क्या है? By time studies and work standards, जिसके बारे में अभी उनका बात किया। टाइम स्टडी करते हैं, वर्क स्टडी करते हैं। These are the tools like stopwatch, time study, standard reports, etc. to compare employee performance as per standard or not. अगर स्टैंडर्ड नहीं है, कोई एम्प्लॉय का ज्यादा है, कोई एम्प्लॉय का कम है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। हम लोग कई केस में इंसेंटिव भी देते हैं। सो दिस इज ए ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट टू गेट हायर प्रोडक्टिविटी अंडर द ट्रेडिशनल सिस्टम। और ये करने के साथ साथ बिहेवियर में डिमोटिवेशन आता है। जो एम्प्लॉय के साथ आप कंपेयर कर रहे हो तो वो डिमोटिवेटेड हो जाता है, उसका मोरल डाउन हो जाता है। और उसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंट्रोल एग्जर्ट करते हैं बाय मैनेजमेंट, रिव्यू ज्यादा करते हैं, और हम लोग स्टैंडर्ड को चेंज करते हैं। और इसके साथ साथ एक पॉइंट हम लोग ऑफ कोर्स देखते हैं, वो कि वेस्ट बढ़ता है और टोटल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। इट डज नॉट हैपन द अदर वे अराउंड। वेरी इंटरेस्टिंग। और इसमें हम लोग, जैसे मैंने पहले बोला था कि हम लोग कॉस्ट पर यूनिट, मैन आवर कॉस्ट, मशीन आवर कॉस्ट, इसके ऊपर ध्यान देते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। लेट मी नाउ गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो पॉइंट में हम लोग देखेंगे प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन लीन ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग कैसे इसको टैकल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा अटेंशन रहता है एलिमिनेट वेस्ट, यानी कि हम लोग पहले वर्क सीक्वेंस, वर्क को मैपिंग करते हैं एक्टिविटी वाइज। मैपिंग करने के बाद हम लोग वेस्ट के ऊपर ध्यान देते हैं, और जो वेस्ट इन्वॉल्व है उसको हम लोग एलिमिनेशन के ऊपर नजर देते हैं। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद कैसे कम करेंगे, या तो कम इसको कैसे कम मतलब एलिमिनेट करेंगे, एकदम मतलब निकाल देंगे। सो बाय एलिमिनेटिंग वेरिएबिलिटी इन द प्रोसेस, वो करने के साथ साथ वेरिएबिलिटी जो है टाइम के का, या तो क्वालिटी का, या तो प्रोडक्टिविटी का, वो कम होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद हम लोग नजर देते हैं प्रोसेस का कैपेबिलिटी को हम लोग कैसे इंप्रूव करें। तो प्रोसेस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब जो हमारा जो नॉन कॉन्फॉर्मिटीज हैं, जो हमारा स्पेसिफिकेशन है, उसके साथ जो अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट, लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट आता है, हम लोग नजर देते हैं कि हमारा प्रोसेस को एज इज अगर प्रोड्यूस करे, कैसे हम लोग उसके काफी अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं रिपीटेडली। एंड दैट एक्चुअली व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग दैट इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी इंडाइसेस, हम कहते हैं कि हमारा प्रोसेस कैपेबल है। इसके बारे में सीपी के जब हम लोग बात करेंगे, सीपी के, पीपी के, तब हम लोग इसके बारे में और भी अच्छी तरह से समझेंगे। और ये करने के लिए क्या करेंगे, बाय क्रिएटिंग स्टैंडर्ड वर्क, स्टैंडर्डाइज्ड वर्क। और ये सब करने के बाद प्लीज अंडरस्टैंड,
What is the difference between a traditional approach and lean approach? In a traditional approach हम लोग शुरू से यूनिट कॉस्ट में जाते हैं, लेकिन इन लीन अप्रोच हम लोग इसके ऊपर पहले ध्यान देते हैं, उसके बाद ही हम लोग स्टैंडर्डाइज्ड वर्क के ऊपर ध्यान देते हैं. Then we try to understand again, कोई abnormality रह गया है क्या? Then leading to creation of best method by reducing the abnormality, और इसमें वेस्ट और भी कम हो जाता है और सिस्टम कॉस्ट भी कम हो जाता है. और कौन सी हम लोग कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं? विजुअल कंट्रोल मेथड्स जो हम लोग बात किए हैं, पोकायो के अलार्म्स वगैरह. ऑडिट करते हैं हम लोग, प्रोसेस ऑडिट और प्रोसेस कंफर्मेशन जो है उसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करते हैं. तो मेजर्स आर क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी. लेट्स गो अहेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्दर अबाउट इट. स्टैंडर्डाइज्ड वर्क और वर्क स्टैंडर्ड्स. सो स्टैंडर्डाइज्ड वर्क जो है, तो मैंने अभी स्टैंडर्डाइज्ड वर्क का हिस्सा को अभी बाहर निकाला और उसमें अभी देख रहे हैं कि उसमें उसके बाद क्या क्या किया जाता है. जैसे यूज एनालिटिकल टूल्स टू स्टडी करंट प्रोसेस. क्या क्या एनालिटिकल टूल्स हम लोग यूज करते हैं एनालिसिस के लिए? जैसे हम लोग 7 मूडा, दैट इज दे आर वेरी गुड टेक्निक्स. देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट मूरी है क्या नहीं. सो दीज आर ऑल एडिशनल पार्ट्स, टेक्निक्स, एंड देयर आर मेनी अदर लीन टेक्निक्स लाइक थ्रूपुट टाइम एनालिसिस एक्सेट्रा, वो हम लोग यूज करते हैं. Then we identify waste and eliminate the waste, arrive at the basic method. Then work instruction training, job training. Work instruction या तो job training के अंदर क्या क्या आएगा? Work standard आएगा, उसके अंदर safety standard क्या है, quality standard क्या है, quality standard के अंदर process quality standard भी आएगा, job related product standards भी आएगा, and setup standard भी आएगा, input quality का standard आएगा, output quality का standard आएगा. Then environment standard, ये सारे काम करने के लिए जो प्रोसेस के अंदर हमें करना चाहिए, जैसे मानिए कि एनवायरनमेंट फॉर द मशीनिंग, द कूलेंट टेम्परेचर, द हाइड्रोलिक प्रेशर, देन एनवायरनमेंट टेम्परेचर, अगर न्यूमेटिक प्रेशर की जरूरत है न्यूमेटिक प्रेशर वगैरह वगैरह. देन प्रोसेस स्टैंडर्ड, इसका अंदर आएगा साइकिल टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट. प्रोसीजर का अंदर आएगा कानबान पुल सिस्टम, कब हम लोग ट्रिगर करेंगे प्रोडक्शन को. देन स्टैंडर्ड वर्किंग प्रोसेस क्या है, जिसके बारे में मैं लास्ट स्लाइड में बात किया. टीपीएस यानी टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर पुल सिस्टम, हेजुका वगैरह आएगा एज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम. और ये सारे मेथोडोलॉजी के ऊपर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग चलता है विद द सुपरवाइजर एंड विद द कंसर्न्ड ऑपरेटर, ताकि वो ऑपरेटर इसको रिपीटेडली हर रोज इसको कर सकते हैं. और ये करेंगे तो स्किल्ड एम्प्लॉय होगा. Just you give how to operate a machine does not make an operator skilled. Please understand that. हम लोग जब एक ऑपरेटर को स्किल या है क्या नहीं, हम लोग नॉर्मली 3-4 पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं. मुझे अभी भी याद है, एक काफी कंपनी में मैं देखा है, वो एक है कि आपका ऑपरेटर क्या अकेला काम कर सकता है, क्या सुपरवाइजर के अंडर कर सकता है. ये पहला सवाल करते हैं. अगर अकेला काम कर सकते हैं, क्या वो जो काम होता है उसके अंदर अगर प्रॉब्लम आ जाएगा, प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है? हाँ, कर सकता है. देन तीसरा सवाल किया जाता है, क्या वो दूसरे को ट्रेन कर सकता है? हाँ, किया जाता है. अगर ये तीनों हो जाता है तो हम लोग कहते हैं डायरेक्टली कि ऑपरेटर स्किल्ड है, हाईएस्ट लेवल पे है. लेकिन हम लोग कभी ये नहीं पूछते हैं पहले कि उसको नॉलेज है क्या नहीं, या तो उनको जानकारी प्रॉब्लम के बारे में है क्या नहीं. इसके पहले पूछना चाहिए जो स्टैंडर्ड के साथ वो काम कर रहे हैं, क्या वो स्टैंडर्ड लीन के हिसाब से बनाया गया है, क्या वो स्टैंडर्ड के अंदर सेफ्टी स्टैंडर्ड, क्वालिटी स्टैंडर्ड, एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड, प्रोसेस स्टैंडर्ड के अंदर साइकिल टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेसिफिकेशन के अंदर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, कानबान रूल, स्टैंडर्ड वर्किंग प्रोसेस, टीपीएस मेथड, ये सब है क्या? आप ज्यादातर देखोगे ये सब कंसीडर किए बिना हम लोग डायरेक्टली तत्पर हो जाते हैं एक ऑपरेटर को सर्टिफाई करने के लिए कि ये ग्रीन ऑपरेटर है, जो बिल्कुल गलत है. क्योंकि ये सब करने के लिए इंजीनियर, मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है. सिर्फ ऑपरेटर और सुपरवाइजर ये सब स्टैंडर्ड को बना नहीं सकते हैं. यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पार्ट. सो फाउंडेशन फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट इज दिस पार्ट. ये अगर ये इसमें आपने नहीं पहुंचा है तो क्वालिटी का जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट वो शुरू ही नहीं हो सकता है. आप शुरू में ही रह जाओगे.